जनक की दुनिया उस समय पूरी तरह हिल जाती है जब अदिति के शब्द उसके कानों तक पहुंचते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अदिति जैसी इंसान इतनी बड़ी बात कह सकती है। वह तुरंत ऋषि को की ओर देखकर वह और देखती है और जानना चाहती है कि ये सच क्या है। उसकी बेचैनी और आंखों में उम्मीद साफ झलकती है, लेकिन ऋषि का चेहरा भारी हो जाता है। वह धीरे धीरे शब्दों में बताता है कि डॉक्टरों ने उससे कहा था कि अभी जनक को ये खबर नहीं देनी है, लेकिन अब वह सच्चाई छुपा नहीं सकता। नूतन जनक की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही जनक पर मानो बिजली गिर जाती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह पूरी तरह टूट जाती है। जनक के मुंह से बस यही निकलता है कि अब वह किसके सहारे जिएगी। माँ ही उसकी दुनिया थी। अब उसके बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। अदिति, अनिरुद्ध और अर्शी भी यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। अनिरुद्ध तो इतने बड़े हादसे, इतने बड़े सदमे में चला जाता है कि उसे जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे यकीन ही नहीं होता कि नूतन अब नहीं रही। यह पल सबके लिए एक गहरा आघात लेकर आता है। इधर पराशर और पूरा गाँव शमशान घाट पहुंच चुका है जहां नूतन की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही होती है। वहाँ का माहौल बेहद भारी और दुखों से भरा होता है। पराशर खुद को संभाल नहीं पाता और रोते हुए ऋषि को फ़ोन करता है। वह टूटे हुए स्वर में कहता है कि बेटा, अब जनक की माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पराशर की आवाज़ में इतना दर्द होता है कि ऋषि का दिल पिघल जाता है। पराशर आगे कहता है कि अब जनक के लिए इस धरती पर मात्र हम ही सहारा थे और अब हम भी टूट चुके हैं। बेटा, तू ही है जो उसका सहारा बन सकता है, लेकिन प्लीज़ अभी ये जनक को मत बताना। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऋषि आंखों में नमी लिए वादा करता है कि वह जनक का ख्याल रखेगा, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह पराशर को सांत्वना देता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर जनक को संभाल लेंगे। लेकिन ऋषि के दिल में एक गहरी बेचैनी जन्म ले लेती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वह जनक को कैसे संभालेगा। पराशर लगातार रो रहा होता है और यही दृश्य ऋषि के मन को और भी बोझिल कर देता है। मुखिया जी भी इस पूरी घटना को सुन लेते हैं और उनके चेहरे पर भी एक गहरी उदासी छा जाती है। वह ऋषि को समझाने की कोशिश करते हैं कि जनक को अब सहारे की ज़रूरत है, लेकिन परिवार के हालात कुछ और ही करवट लेने लगते हैं। घर के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जनक को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। ऋषि चुपचाप सब सुनता है, लेकिन उसके भीतर गुस्सा और पीड़ा दोनों उमड़ते रहते हैं। ऋषि के मन में बार बार अपनी नूतन की बातें गूंजने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उससे वादा करवाया था कि जनक का हमेशा ख्याल रखेगा। उसने वह वादा पराशर से भी किया था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि परिवार के लोग उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। मुखिया जी उससे सवाल करते हैं कि अगर तुम जानते हो कि जनक का असली पिता कौन है तो क्यों सबको नहीं बताते। ऋषि की चुपचाप रहकर सिर्फ इतना कहता है कि सही समय आने पर सबको बताएंगे, अभी नहीं। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर का माहौल और भी बिगड़ने लगता है। ऋषि की माँ बेहद नाराज़ होती है और कहती है कि अब बस बहुत हुआ, जनक को खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। हम लोग कब तक उसका सहारा बनेंगे। उसे अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ऋषि समझाने की कोशिश करता है कि जनक की हालत अभी ठीक नहीं है, थोड़े समय बाद वह खुद को सब संभाल लेगी, लेकिन उसकी माँ की शक्ति जनक को और भी चोट पहुंचाती है। मुखिया जी जनक से मिलने जाते हैं। जनक अब ऋषि के घर पर होती है। वह उसके पास बैठकर कहते हैं कि तुम बहुत मजबूत लड़की हो, तुम्हें अब पढ़ाई पर ध्यान देना है क्योंकि तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक है। बहानों से काम नहीं चलेगा। लेकिन जनक नम आंखों से कहती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मुझे घर भेज दीजिए, वहाँ मैं किसी तरह खुद को संभाल लूँगी। मुखिया जी समझाते हैं कि अभी तुम अकेली कैसी रह सकती हो, यहाँ रहो, अब सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन घर के कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि जनक को उसके घर पर छोड़ देना चाहिए था। इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों उसे यहाँ लाया गया। जनक ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटती रहती है, लेकिन बाहर से चुप रह जाती है। उसे लगता है कि शायद लोग सचमुच उसे बोझ समझने लगे हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में यह उम्मीद भी बाकी रहती है कि एक दिन सब उसे स्वीकार कर लेंगे। ऋषि उसके समर्थन में खड़ा होता है और कहता है कि अभी वह कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर जनक के मन में थोड़ी राहत आती है, लेकिन ऋषि की माँ आखिरी फैसला सुनाती है कि यह आखिरी बार है जब जनक को इस घर में सहारा मिलेगा। इसके बाद उसे खुद ही अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठानी होगी। जनक चुपचाप सब सुनती है, लेकिन उसकी आंखों में लगातार आंसू गिरते रहते हैं। इस पूरे माहौल में ऋषि का दिल और भी भारी हो जाता है और वह समझ नहीं पाता कि आखिर सबको कैसे संभाले। एक तरफ पराशर का दर्द, दूसरी तरफ जनक की टूटन और ऊपर से परिवार की नाराज़गी। उसका मन बार बार यही कहता है कि नूतन की आखिरी इच्छा पूरी करनी है और हर हाल में जनक का साथ देना है, लेकिन क्या वह अकेले सबका सामना कर पाएगा। उसकी माँ की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और वह बात फूल को किसी ने
ठीक से बताई ही नहीं थी। वह मासूम सी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद माँ भी उसके पास लौट आएंगी, लेकिन परिवार की तरफ से अजीब सी चुप्पी और अधूरी बातें और भी बेचैन कर रही थी। अभिमन्यु के मुंह से ये सुनकर भी ऐसे समय में फूल को अपने घर माँ के पास होना चाहिए था। उसके दिल में एक झटका सा लगा। उसने तुरंत घबराकर पूछा कि आखिर माँ, मेरी माँ को क्या हुआ है? क्यों बार बार आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? लेकिन वहाँ मौजूद लोग बात को घुमा देते हैं, क्योंकि कोई साफ साफ नहीं बताता। इधर घर में अदिति का आगमन एक नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। फूल मासूमियत से पूछती है कि क्या आप मुझसे मिलने आई हैं? लेकिन अदिति तुनक कर कह देती है कि नहीं, तुम कौन होती हो कि तुमसे मिलने आऊँ? ये मेरा घर है और मैं जब चाहे आ सकती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। ऋषि बीच में समझाने की कोशिश करता है कि ठीक से बात करो, आखिर उसने अच्छे से ही पूछा। लेकिन अदिति को बुरा लगता है कि ऋषि फूल का पक्ष ले रहा है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और कहती है कि इतनी बड़ी मुसीबत के बीच तुम इसे घर लेकर क्यों आए? बेचारी को मिलने का बेचारी से मिलने का उसका मन भी नहीं करता। ऋषि फिर समझाने की कोशिश करता है कि अदिति, यह सब मत कहो, फूल पर अभी बहुत कुछ बीत रही है। आखिर सब मेरी वजह से हुआ है, तो थोड़ी जिम्मेदारी मुझे उठानी भी पड़ेगी। इस दौरान मुखिया जी भी बीच में आकर ऋषि को समझाते हैं कि बेटा चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं, सब संभाल लेंगे। लेकिन बातों का सिलसिला बढ़ता ही जाता है। नौकरानी की तरह फूल को देखने की बात आती है तो कुछ लोग साफ कहते हैं कि वह नौकरानी नहीं, परिवार की सदस्य बनकर यहाँ रहेगी। ऋषि चुपचाप सब सुन रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर खबर आती है कि नूतन अब नहीं रही और यह सब सुनकर उसका दिल दहल जाता है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार का माहौल अचानक भारी और शोकपूर्ण हो जाता है। आने वाले समय में यही सच्चाई फूल तक भी पहुँच जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है, तो उसका गुस्सा और दुख दोनों और ऋषि पर टूट पड़ते हैं। वह उसे जिम्मेदार ठहराती है कि अगर उसने सही समय पर बताया होता तो शायद वह माँ से आखिरी बार मिल लेती। दूसरी ओर ऋषि मजबूर था। वह खुद गहरे दुख और अपराध बोध में गुजर रहा था। वह घर वालों के सामने साफ कह देता है कि अब नूतन की मौत के बाद फूल की पूरी जिम्मेदारी वह खुद उठाएगा। अनिरुद्ध को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तंज कसते हुए कहता है कि आखिर तुम क्यों उठाओगे इसकी जिम्मेदारी? अगर यह तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर तुम्हें यह बोझ क्यों उठाना चाहिए? ऋषि साफ बोल देता है कि अगर परिवार इसे स्वीकार नहीं करेगा तो मजबूरी में इसे अपनी बेटी मानकर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वह गुस्से में अनिरुद्ध के हाथ से एक चिट्ठी भी छीन लेता और कहता है कि जब आप इससे स्वीकार ही नहीं कर रहे हो तो यह चिट्ठी रखने का कोई मतलब नहीं है। यह देखकर सबके दिल में शक बैठ जाता है और कहीं ऋषि इस चिट्ठी को लेकर कोई बड़ा कदम न उठा ले। अमृता और अनिरुद्ध दोनों को डर लगता है कि अब ऋषि कहीं ऐसा तूफान न खड़ा कर दे जो परिवार को हिला दे। इसी बीच दूसरी तरफ नूतन अपनी आखिरी सांसों में जूझ रही थी। पराशर उसके पास बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और बेबसी थी। उसने नूतन से रोते हुए कहा था कि मैंने जिंदगी में कभी किसी इंसान से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया है। पराशर, मैं अब ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। तुम किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेना ताकि तुम्हें जीवन भर अकेला न रहना पड़े। पराशर का दिल टूट जाता है। वह बाकी सबको कमरे से बाहर भेज देता है और नूतन के हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। जैसे ही तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल सुकून पाता है और तुम ऐसी बातें मत कहो। मैं तुम्हारे बाद किसी और से शादी कर लूँ। नूतन फिर कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे पाई। पराशर उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ रही। लेकिन नूतन आखिरी सांस तक यही दोहराती है कि उसे जाने के बाद पराशर को खुशियाँ मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है और कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। पराशर की आंखों से आंसू नहीं रुकते। इधर ऋषि के घर में कोई हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। नूतन की मौत की खबर हर कोई हिल गया, लेकिन साथ ही फूल की ज़िंदगी में परिवार में नई बहस छेड़ दी थी। कोई उसे बोझ मान रहा था तो कोई उसे अपनाने से बच रहा था। लेकिन ऋषि अडिग होकर खड़ा रहा। चाहे कुछ भी हो जाए वह फूल को अपने घर और अपनी ज़िंदगी में जगह देगा। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। फूल का गुस्सा, अदिति का ताना, अनिरुद्ध का विरोध और ऋषि का जिम्मेदारी उठाने का फैसला, इन सब के बीच घर का माहौल और भी जटिल होता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नूतन की अंतिम इच्छाओं और पराशर के टूटे दिल की कहानी इस पूरे घटनाक्रम को और गहराई देती है। अब आगे यही देखने वाली बात होगी कि फूल अपने दर्द और गुस्से से कैसे बाहर आएगी और ऋषि किस हद तक उसके लिए खड़ा रह पाएगा।